हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं दिव्या। आज नए लेक्चर के साथ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स जो मैंने पहले अपलोड किए हैं उसमें हमने फीमेल एस्पेक्ट के बारे में बात की है और हमने फीमेल गैमेटोजेनेसिस जाना, उसके हार्मोनल कंट्रोल को थोड़ा समझा, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर डील किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की। बट यहाँ हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल हॉर्मोन्स का सिंथेसिस होता है। राइट। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस सिस्टम में हम सेक्स ऑर्गन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है, जिसमें से पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पे मेल गैमीट्स, यहाँ पे मेन जो गैमीट्स होते हैं, फीमेल के केस में इट्स ओवरी और मेल के केस में इट्स टेस्टिस, जहां पे गैमीट की फॉर्मेशन होती है। एंड उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, मेल के केस में प्रॉपर डिविजन्स हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को लेकर। तो हमने जाना था कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि गैमीट फॉर्मेशन के अलावा एक्सेसरी फंक्शंस करते हैं। लाइक फीमेल के केस में अगर हम रिलेट करें तो फीमेल चाइल्ड बर्थ को सपोर्ट करना, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करना, फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करना। बट मेल के केस में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का काम होता है कि टेस्टिस में जिन स्पर्म सेल की फॉर्मेशन हुई है उसको नरिश करना, उसको ट्रांसफर करना। राइट। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में हमारे पास आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, डक्ट सिस्टम एंड कॉपीलेटरी ऑर्गन। तो एक एक करके इन सारी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पे फोकस करते हैं। तो इस डायग्राम को मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है जिसमें आप साइड व्यू ले रहे हो। ये है वेंट्रल साइड ऑफ द मेल, दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड, यानी कि आप कह सकते हो डॉर्सल साइड। तो वेंट्रल और डॉर्सल साइड, फ्रंट और बैक। राइट। तो अब क्या है, हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट है कि साइड से हमें क्या दिख रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेस्टिस। ठीक है। बट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस जो है, दिस इज टेस्टिस, ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जो बॉडी से बाहर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, जिसे स्क्रोटल सैक्स और स्क्रोटम कहा जाता है। तो स्क्रोटम वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल यानी कि टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, विच इज अ व्हाइटिश ओवल पेयर्ड स्ट्रक्चर जिसमें प्रॉपर लेंथ बताई गई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो टेस्टिस जो है, इट्स लेंथ is approximately 4 to 5 centimeter and width is approximately 2 to 3 centimeter। तो मतलब हमारे पास लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर रहती है, width 2 to 3 सेंटीमीटर रहता है। एंड जैसे हमने कहा कि इट्स अ व्हाइटिश ओवल स्ट्रक्चर जो कि स्क्रॉटल सैक्स में प्रेजेंट रहता है। और ये स्ट्रक्चर जो है वो है पेयर्ड, वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। राइट। क्योंकि हम साइड व्यू ले रहे हैं, फ्रंट व्यू में प्रॉपरली विजिबल रहता है, साइड व्यू ले रहे हैं तो वेंट्रल और ये डॉर्सल साइड होगी, साइड व्यू में आपको एक सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है। राइट। तो अब ये है टेस्टिस जो स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट रहती है। अब रीजन क्या है, स्क्रॉटल सैक जो बॉडी के बाहर रहते हैं, एब्डोमेन से बाहर रहते हैं। तो वैसे तो हमारे पास जब मेल जो और बेबी होता है, जब वो बर्थ लेता है तो उसके केस में ऑलरेडी टेस्टिस स्क्रॉटम में डिसेंड हो चुकी होती है। लेकिन टेस्टिस की फॉर्मेशन एब्डोमेन में होती है जब बेबी फीटल स्टेज में होता है। तो टेस्टिस की फॉर्मेशन एब्डोमेन में होती है और वो टाइम के साथ डिसेंड हो जाता है स्क्रॉटम में। और स्क्रॉटम में डिसेंड होने का रीजन ये होता है कि टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर चाहिए होता है फंक्शन करने के लिए, यानी कि स्पर्म सेल की फॉर्मेशन करने के लिए। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि स्पर्म सेल की फॉर्मेशन करता है। तो स्क्रॉटल सैक्स में हमारे पास टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर होता है, विच इज ऑप्टिमम फॉर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। राइट। तो अब टेस्टिस को यही टेम्परेचर चाहिए। और हमारे पास स्क्रॉटल सैक में कुछ मसल्स होते हैं जो अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं ताकि टेस्टिस एब्डोमेन के पास या दूर हो जाए, ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन रहे फॉर टेस्टिस ऑप्टिमल फंक्शन। राइट। जैसे समर्स में
बाहर हीट ज्यादा होती है, सो इट इज नेसेसरी कि टेस्टिस एब्डोमिनल रीजन से थोड़ा दूर रहे और बॉडी हीट को शेयर कम करे, ठीक है, ताकि टेस्टिस के आसपास टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे, राइट। वही विंटर्स में बाहर कंपैरेटिवली कोल्ड टेम्परेचर होता है, सो टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए, 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो विंटर्स में मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर टेस्टिस को एब्डोमिनल रीजन के थोड़े पास ले जाते हैं ताकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रहे, राइट। सो ये है हमारे पास स्क्रोटम में टेस्टिस का डिसेंड होने का रीजन। तो स्क्रोटल सैक में टेस्टिस प्रेजेंट रहती है, राइट। और टेस्टिस का हमने क्या फंक्शन देखा कि टेस्टिस जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन करता है, एंड इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन करेगा। बहुत सारे और फंक्शन है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। वो फंक्शन टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, और रेस्ट फंक्शंस जो है जो टेस्टिस से जुड़े हैं हम वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। तो दीज आर सम बेसिक फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो टेस्टिस परफॉर्म करता है, राइट। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स पे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में गैमीट्स को नरिश करने के लिए और ल्यूब्रिकेट करने के लिए मेल ऑर्गन्स को ये एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन से नरिशमेंट भी करते हैं, ल्यूब्रिकेशन भी करते हैं। उसके बाद डक्ट सिस्टम है जहां से स्पर्म सेल्स और मेल सीमेन फ्लूइड जो है वो पास करता है, और कॉपुलेटरी ऑर्गन फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म सेल्स, राइट। सो ये तीनों चीजें हम धीरे धीरे डील करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डक्ट सिस्टम लूंगी। तो ये स्क्रोटल सैक में टेस्टिस है, ठीक है, ये ओवल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर आप एक रेड कलर का ये पार्ट देख रहे हैं जो फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस एपिडाइडमिस क्या रहता है, एक एक फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जहां से पहले स्पर्म सेल स्टोर होकर मैच्योर होकर आगे की तरफ पास करते हैं, राइट। वैसे तो डक्ट सिस्टम में मैं एनसीईआरटी पे अगर पर्टिकुलरली फोकस करूं तो डक्ट सिस्टम को कहा गया है एक्सेसरी डक्ट सिस्टम। एक्सेसरी डक्ट सिस्टम एनसीईआरटी में ये टर्म दी गई है, वहां पे आप प्रॉपरली देख पाएंगे, वहां पे मेंशन किए गए हैं कुछ नेम्स, दैट इज रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद हमारे पास है एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया। ये चार आपको टर्म प्रॉपरली दिखेंगी एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चार स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या बनाते हैं, डक्ट सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। टू बी वेरी पर्टिकुलर हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हैं, तो मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बस हम यहां से शुरू कर रहे हैं, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया और इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरोजेनिटल डक्ट। ये थोड़ा सा इलेबोरेटिव पार्ट है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे एपिडाइडमिस में क्या रहता है, स्पर्म सेल स्टोर होते हैं और मैच्योर होते हैं। टेस्टिस बेशक स्पर्म सेल की फॉर्मेशन करता है, लेकिन एपिडाइडमिस में स्पर्म सेल की मैच्योरिटी होती है इन टर्म्स ऑफ देयर मोटिलिटी, ठीक है। तो मोटिलिटी गेन करने के लिए एपिडाइडमिस स्टोर करता है स्पर्म सेल को, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म सेल मोटिलिटी गेन करते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे एपिडाइडमिस में डक्ट होती है, वहीं से एपिडाइडमल डक्ट से होते हुए स्पर्म सेल आ जाता है इस पर्टिकुलर डक्ट में, ठीक है। यहां तक ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां तक है ये डक्ट, ठीक है, इससे पहले तक। और इस डक्ट को कहा जाता है वासा डिफरेंशिया। ये जो लास्ट टर्म मैंने लिखा है वासा डिफरेंशिया, ठीक है, थोड़ा सा टर्म चेंज कर रही हूं, वास डिफरेंस लिख रही हूं। तो वास डिफरेंस ये डक्ट वो है जो स्पर्म सेल को एपिडाइडमिस से कैरी करके लेके जाती है इस पर्टिकुलर डक्ट तक, ठीक है। एनसीईआरटी में इस डक्ट का नाम नहीं है, ठीक है, मैं बहुत पर्टिकुलरली इसका नाम मेंशन कर रही हूँ। तो वास डिफरेंस जो है यहाँ से एपिडाइडमिस से यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सेमिनल वेसिकल विच इज एन एक्सेसरी ग्लैंड। तो सेमिनल वेसिकल है
ये सेमिनल वेसिकल है और ये सेमिनल वेसिकल यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ठीक है। अगेन इट्स अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमिस और वहां से निकलने वाली वास डिफरेंस और अभी तक सेमिनल वेसिकल, ये सारे पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो सेमिनल वेसिकल से की डक्ट से जाके जुड़ता है वास डिफरेंस, यानी कि वासा डिफरेंशिया। अब यहां से जैसे ही वासा डिफरेंशिया सेमिनल वेसिकल की डक्ट से जुड़ता है तो वहां पे उसका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म सेल प्लस सेमिनल फ्लूइड, तो सेमिनल वेसिकल हमारे पास वो ग्लैंड रहता है जो कि सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है। सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है। ये सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो भी इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाते हैं और अल्टीमेटली एक और डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट जो है वो ज्वाइन करता है इस इजैकुलेटरी डक्ट को, दैट इज यूरेथ्रा। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर है विच इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मेल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, डक्ट है, वो कंबाइन हो जाती है यहाँ पे। तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरिनरी ब्लैडर से अल्टीमेटली यूरेथ्रा अराइज हो रही है और ये यूरेथ्रा यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट से ज्वाइन कर लेती है। तो आपको यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अभी तक जो स्ट्रक्चर थे हमारे पास सारे क्या थे, पेयर्ड थे। तो हमने सेमिनल वेसिकल की डक्ट तक की बात की थी, तो वहां पे बस पेयर्ड स्ट्रक्चर थे, टेस्टिस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और सेमिनल वेसिकल की डक्ट और अल्टीमेटली इजैकुलेटरी डक्ट एक सिंगल डक्ट हो जाती है जो यूरेथ्रा के साथ ज्वाइन करती है। तो यूरेथ्रा सिंगल है तो वहां पे जो एक ग्लैंड होता है जिसे आप प्रोस्टेट ग्लैंड कह रहे हो ये भी सिंगल है, ठीक है। तो हमारे पास सेमिनल फ्लूइड रिलीज करने वाला जो ग्लैंड था वो पेयर्ड था और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंगल है, ठीक है। और ये रिलीज करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये आ गया यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा को अगर आप स्पेसिफिकली टर्म देना चाहते हैं तो ये मेल के केस में यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज करता है प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे। तो ये यूरेथ्रा प्रोस्टेटिक फ्लूइड कैरी करती है, तो जिस वजह से इस डक्ट को, इस यूरेथ्रा के पार्ट को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहा जाता है जो कि ज्वाइन करता है किसको, इजैकुलेटरी डक्ट को, ठीक है। तो इजैकुलेटरी डक्ट को जो है यहाँ पे ज्वाइन किया और अल्टीमेटली यूरेथ्रा, अब इसको कंबाइनली कहा जाएगा यूरियोजेनिटल डक्ट। तो यहां से यूरियोजेनिटल डक्ट एक्चुअली कहा जा सकता है मेल यूरेथ्रा को। तो यूरियोजेनिटल डक्ट जो है अब यहाँ पे क्या क्या कैरी कर रही है, यहाँ पे स्पर्म सेल्स भी होंगे, सेमिनल फ्लूइड भी होगा, प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गए, स्पर्म सेल्स, ठीक है। अब आगे स्ट्रक्चर हम यूरेथ्रा पे अगर मूव कर रहे हैं, यूरियोजेनिटल डक्ट पे अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक और ग्लैंड देख पा रहे हैं। अगेन ये पेयर्ड ग्लैंड है, इस ग्लैंड को कूपर्स ग्लैंड कहा जाता है, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। हमारे पास दो पर्टिकुलर ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल और कूपर्स ग्लैंड जो पेयर्ड रहते हैं, ठीक है। सो कूपर्स ग्लैंड, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है और ये ऐसे सिक्रीशंस करता है जो ल्यूब्रिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो स्पर्म सेल की मूवमेंट के लिए, राइट। और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जिसे पीनिस कहा जाता है उसकी ल्यूब्रिकेशन के लिए भी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीशंस करता है। अगेन पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये है कूपर्स ग्लैंड जिसको मैं अलग नाम से लिख रही हूँ, दैट इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। Another name for this gland is Cooper's gland जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, राइट। पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो अब यहाँ से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन को रिसीव करते हुए यूरेथ्रा जो है वो एंटर कर जाता है penis area में, which is a copulatory organ. And this copulatory organ is required for the transfer of gametes to female reproductive system, यानी कि female copulatory organ. तो female copulatory organ is meant for receiving gametes, receiving semen, ठीक है। सीमेन यानी कि स्पर्म सेल प्लस सिक्रीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लैंड्स, और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, राइट। सो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक सीमेन, क्योंकि मेल के केस में गैमीट्स यानी कि स्पर्म सेल अकेले ट्रांसफर नहीं होते,
वो ग्लैंड की सिक्रीशन के साथ ट्रांसफर होते हैं, जिसे कंबाइंड सीमेन कहा जाता है, राइट। सो अब क्या है, यूरेथ्रा एंटर कर गया यहाँ पे पेनिस में, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, और यहाँ पे मैं टर्म लिखूंगी पेनाइल यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा पेनाइल यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, और यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट के ज्वाइन करने के बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जैसे ही पेनिस में एंटर किया वैसे पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है, अलग अलग टर्म्स है। तो अब बात है पेनिस की, यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन की। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, और यहाँ पे कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो उसे सराउंड करते हैं। तो अगेन हमारे पास ये इरेक्टाइल टिश्यूज है, जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन से मार्क किया है, राइट। सो ये ग्रीन से मार्क पार्ट और दिस पार्ट, ये दोनों डिफरेंट इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, ठीक है। एनसीईआरटी या नीट में ये टिश्यूज कवर नहीं किए जाते, तो मैं रेंडमली आपको दोनों के नाम बता देती हूँ, दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये इन टिश्यूज के नाम है, और ये टिश्यूज जो है इरेक्टाइल टिश्यूज है। जैसे ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है तो वैसे ही इस पेनिस में इरेक्शन शो होती है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है। तो सेक्सुअल इरोजन के टाइम पे दिस इरेक्टाइल टिश्यूज गेट इरेक्टेड, जिसकी वजह से गैमीट ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है पेनिस की हेल्प से। एंड अल्टीमेटली पेनिस के एंड पे हमारे पास ये सॉफ्ट पिंकिश पार्ट रहता है, जिसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। तो ग्लैंस पेनिस इज द लास्ट ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ पेनिस एरिया, यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन। अल्टीमेटली इसी एरिया में यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है, यानी कि यूरियोजेनिटल डक्ट की ओपन होती है, एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीएटस। Urethral meatus. Urethral meatus is the name of the opening जहां से यूरियोजेनिटल डक्ट ओपन हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू और द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अल्टीमेटली स्पर्म सेल जो है जब रिलीज होते हैं, जब यूरेथ्रल मीएटस से फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन में रिलीज होते हैं, तो वो अकेला स्पर्म सेल नहीं होते, यहाँ इन तीनों की सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। जिसमें जैसे हमने स्पेसिफिकली बात की कि कोपस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। रेस्ट हमारे पास सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, जिसकी सिक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नरिशमेंट ऑफ स्पर्म सेल्स। तो मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो हमारे पास इनकी सिक्रीशंस में कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म सेल। फ्रक्टोज जो है वो फूड सोर्स की तरह काम करता है। सिट्रेट आयंस होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है। एनसीईआरटी में कंबाइनली इनकी सिक्रीशंस की के बारे में बात की गई है। वैसे अलग अलग सिक्रीशंस में कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स भी होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर द लोकल हार्मोन्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द लोकल कॉन्ट्रैक्शंस, जो कि स्पर्म सेल की पैसेज में और सीमेन की पैसेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। सिट्रेट आयंस और सिट्रिक एसिड अगेन आर फूड सोर्सेस और न्यूट्रिएंट सोर्सेस, जो स्पर्म सेल की मोटिलिटी के लिए एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। रेस्ट कुछ अगर हम कंबाइनली इनके सिक्रीशंस की बात करें तो इनकी सिक्रीशंस में कुछ कोगुलेटरी कंपोनेंट्स भी मिलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ही सीमेन रिलीज होता है वो कोगुलेट हो जाता है, ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स जो है वो धीरे धीरे रिलीज हो सके, ठीक है। तो जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कोगुलेशन ब्रेक होता है, धीरे धीरे ब्रेक होता है, तो स्पर्म धीरे धीरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो इन सिक्रीशंस का पार्ट रहती हैं, ठीक है, इन सिक्रीशंस का हिस्सा रहती है, क्योंकि स्पर्म सेल को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, मूव करने के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, तो वो सारा पार्ट जो है वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा पार्ट है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो एक्सेसरी डक्ट सिस्टम में मैंने ये दो पर्टिकुलर पार्ट्स जो हैं स्पेसिफिकली इंक्लूड किए हैं। वैसे यूरियोजेनिटल डक्ट जो है वो पेनाइल यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन का भी हिस्सा है, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। इजैकुलेटरी डक्ट ये है, जिसका नाम जो है स्पेसिफिकली डक्ट सिस्टम में मेंशन नहीं किया गया है एनसीईआरटी में। तो एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, रेटिटेस्टिस एंड वासा एफरेंशिया, इसको एक्सेसरी डक्ट सिस्टम में इंक्लूड किया गया है एनसीईआरटी में। तो हम ये दो स्ट्रक्चर्स जो है
वो नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, कौन से सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन करते हैं और पूरा अरेंजमेंट टेस्टिस का और एपिडाइडमल एरिया का कैसा रहता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल के साथ विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस।